अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू, मरीजों की तादाद के एतबार से 13वां नंबर। कर्फ्यू, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन के बाद अब सिलेक्टिव लॉकडाउन। कोई भी तरीकाकार कामयाब क्यों नहीं हो सका? क्या हुकूमत वायरस काबू करने में संजीदा नहीं है? टाइगर फोर्स या भत्ता माफिया? सवालात क्यों उठने लगे हैं, ये आज के प्रोग्राम में बताएंगे। इंडिया चाइना तनाज़ा, हुकूमत खामोश, ऑपोजिशन को सांप सूंघ गया। भारतीय मीडिया फौज पर सवालात उठाने लगा। 56 इंच की छाती काम आई और ना ही बड़कों ने असर दिखाया। क्या भारत सरहदी कशीदगी मोल लेने को तैयार है? वज़ीर आला है या आमिर? वज़ीर आज़म की 18वीं तरमीम पर सवालात। क्या वज़ीर आज़म इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली के हामी हैं या फिर मुखालिफ? गवर्नर राज से सदारती निज़ाम तक की खबरें, अवामी नुमाइंदों पर सवालात क्यों उठने लगे हैं, ये भी आज के दस्तक में बताएंगे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद इस वक्त 1,60,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 3,000 से ज्यादा अफराद इस कातिल वायरस का शिकार बन चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान कोरोना केसेस के एतबार से 13वें नंबर पर है और यह नंबर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। यह एक हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान में 60,000 के करीब मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। लेकिन सबसे खतरनाक आदादोशुमार मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस के हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 1 लाख के करीब है और एक्टिव केसेस के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क बन चुका है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के कई ममालिक वबाई सूरत हाल उरूज पर पहुंचकर मुसलसल कंट्रोल कर रहे हैं, पाकिस्तान में रोज बरोज वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि इस वबा को काबू में करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है, हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है। फरवरी से जून तक हुकूमत के इकदाम का जायजा लिया जाए तो किसी भी मरहले पर हुकूमत इस मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करती दिखाई नहीं दी है। गुज़श्ता 112 दिनों के दौरान पाकिस्तान ने आम फ्लू से फ्लू तक का सफर तय किया है। वबा की इब्तिदा में घबराना नहीं है कि दर्स दिया गया, मगर अब घबराहट का पैगाम भी दिया जा रहा है। पहले नौजवानों को खुशखबरी सुनाई गई, मगर अब नौजवानों को भी खबरदार किया जा रहा है। पहले कहा गया कि नौजवान मसला नहीं है, अब एक अलार्मिंग सिचुएशन है। 26 फरवरी से आज तक इन्हीं पॉलिसियों के बायस हमारा अमवात और केसेस का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में पहली मौत 18 मार्च को हुई, जबकि 21 मई तक मुल्क में मरने वाले अफराद की तादाद 1000 तक जा पहुंची। पहले 1000 का हिंसा अबूर करने में 64 दिन यानी 2 माह से जायद का अरसा लगा। पाकिस्तान में 7 जून को मरने वालों की तादाद 2000 हुई और ये 1000 अमवात सिर्फ 17 दिनों में हुई। मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की तादाद 17 जून को 3000 तक पहुंच गई और ये आखिर 1000 सिर्फ 10 दिन में पूरा हुआ है। यानी पहले 1000 कितने दिन में पूरा हुआ और आखिरी जो 1000 का फिगर है वो कितने लिमिटेड डेज के अंदर पूरा हो गया। माहिरीन और डॉक्टर्स हुकूमत को बार बार बता रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए, एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सख्त लॉकडाउन और कड़ी निगरानी की जाए। लेकिन वजीर आजम तो खुद ही लॉकडाउन की मुखालिफत करते रहे। उन्होंने लॉकडाउन करने पर सूबों को भी हदफ तनकीद बनाया है। गुज़श्ता 112 दिनों के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 1 दर्जन से ज़ायद बार कौम से खिताब किया, लेकिन इन तकारीर और बयानात के जरिए भी कोरोना वबा के लिए वाज़ेह हिकमत अमली नहीं दी गई है। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन और कर्फ्यू की मुखालिफत की, लेकिन साथ ही उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की इस्तिलाह मुतारिफ करवाने का दावा भी किया। वज़ीर आज़म की कर्फ्यू से शुरू होने वाली हिकमत अमली सिलेक्टिव लॉकडाउन पर मुकम्मल हो चुकी है। अब सिलेक्टिव लॉकडाउन क्या है, वज़ीर आज़म सिलेक्टिव लॉकडाउन को लेकर क्या बताते हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं आज अपनी सारी टीम के साथ, पंजाब की टीम के साथ बैठ के इस नतीजे पे पहुंचा कि अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे। मैं चाहूंगा डॉक्टर फैसल बाद में उसके ऊपर बात करें। अब ये सिलेक्टिव लॉकडाउन क्या है, ये प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताते हैं। हुकूमत पाकिस्तान कोरोना वबा से निपटने के लिए अमेरिकन मॉडल को फॉलो करने का दावा कर रही थी, मगर इस मॉडल के दौरान भी WHO के तरीकाकार को नहीं अपनाया गया, TTQ स्ट्रैटेजी को खातिर में नहीं लाया गया। कोरोना और शहरियों को खुली छुट्टी दे दी गई, यहां तक कि तफ्तान से बल्तिस्तान, कराक्रम से नीलम और गवादर से चित्राल तक सारा मुल्क कोरोना की लपेट में आ गया। इस वक्त मुल्क का कोई भी जिला ऐसा नहीं रहा जिसे कोरोना फ्री करार दिया जाए कि यहां पर कोरोना मौजूद नहीं है। हुकूमत ने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने के दावे किए, कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया, मगर ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर अमल ना होने के बायस वायरस फैलता ही चला गया। इसके बावजूद हुकूमती ओहदेदार फखरिया अंदाज में दावे करते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ उनकी हिकमत अमली पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। सवाल यह पैदा होता है कि अगर दुनिया की हिकमत अमली से मुस्तफीद होकर कोरोना से निजात हासिल कर रही है, तो इसका फायदा पाकिस्तान क्यों नहीं उठा रहा है?
इस हवाले से हुकूमती मेंबरान क्या कहते हैं, किस तरह पाकिस्तानी स्ट्रैटेजी को अक़वाम आलम फॉलो कर रही है, उसकी कुछ झलक भी आपको दिखाते हैं। कि स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट जब इमरान खान ने दिया तो अभी न्यूयॉर्क की तरफ से न्यूयॉर्क शहर का गवर्नर कहता है कि पाकिस्तान में जो कांटेक्ट ट्रैकिंग और कांटेक्ट ट्रेसिंग के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने जा रहे हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो क्लस्टर लॉकडाउन की बात की थी और स्मार्ट लॉकडाउन, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाने की बात करते हैं और अपनी कौम से अपील करते हैं कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर जाना होगा। दुनिया फॉलो करती है, इनको पसंद नहीं आता। सवाल पैदा होता है कि अच्छा, अगर ये नहीं खत्म हो सकती जब तक कि वैक्सीन ना कोई दरियाफ्त की जाए, उस वक्त तक हमने इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, तो फिर क्या किया जा सकता है? और तमाम दुनिया आहिस्ता 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 वहीं पहुंच रही है जहां पर यह सफर शुरू होने के वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसी डिसीजन था। तमाम दुनिया आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंच रही है जो वजीर आजम इमरान खान का पॉलिसी डिसीजन था, लेकिन सवाल यह कि हम कहां पहुंच रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि गुज़श्ता 112 दिनों में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार कौन है? वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो मौसर हिकमत अमली बनाने में नाकाम रही हैं, इंतजामिया जो हुकूमत के ऐलान के बावजूद लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं करा सकी है, खुद शहरी जिन्होंने हुकूमती इकदामात को नजरअंदाज किया। सवाल यह भी उठता है कि हुकूमत ने अवाम को कोरोना से आगाह करने के लिए क्या इकदामात उठाए? हुकूमत की अवेयरनेस स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब रही है? क्या हुकूमत सारा मलबा अवाम पर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कश, क्या अवाम को जाहिलियत का तमगा देकर हुकूमत अपनी बरतरी बरकरार रखने की कोशिश कर रही है? जरा यास्मीन राशिद साहिबा को सुनता है। मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज़ जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। ऐसी कौम है जो बात मानती नहीं है। आप बातें जितनी मर्जी कर लें, उन्होंने सुनना तो ये नहीं। मैं तो कहती हूँ कि शायद कमी कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग। पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं। अगर सच्ची बात करो तब नाराज़, ना बात करो तब नाराज़। किस तरफ जाए हमें समझ नहीं आती। अफसोस से ये कहना पड़ा कि लोगों ने did not do any social distancing। उन्होंने कहा कि शायद ये वबा चली गई। एक बहुत बड़ी खेप जो है वो हमारे पास ईद के दिनों की वजह से अब सामने नमूदार हुई है। पता नहीं अल्लाह ने कोई ख़ास हम पे मेहरबानी की है या हमारे पे वो वाली बात है कि शायद कोई एक्स्ट्रा टाइम ही अल्लाह ताला काम कर रहे होंगे हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं एंड ट्राइंग टू सेव अस, बिकॉज फर्टिलिटी रेट अभी भी हमारा कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज लेस। अब अवाम जाहिल है, बेवकूफ़ है या हुकूमती अहकामात से मुनकर हो रहे हैं? यकीनन इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। संजीदा हल्के, मीडिया और डॉक्टर सभी हुकूमत को मशवरे देते रहे हैं, खबरदार करते रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। सूबाई और वफाकी हुकूमतें तो टस से बस नहीं हुई। हुकूमत इस वक्त कोरोना से निपटने के लिए 3 अहदाफ पर काम कर रही है। हुकूमत ने लॉकडाउन की बजाय सिलेक्टिव लॉकडाउन का नजरिया पेश किया है। बंद इलाकों के शहरियों की मुश्किलात हल करने के लिए टाइगर फोर्स इस्तेमाल करने का आज़म जारी किया है। और तीसरा अहम पहलू, इन इलाकों में TTQ स्ट्रैटेजी के जरिए वायरस पर काबू पाने की कोशिश करना है। लेकिन क्या हुकूमत की यह पॉलिसी कामयाब रही है? अब ये जो सिलेक्टिव लॉकडाउन की पॉलिसी है, जरा इस पर तस्वीर आपके सामने रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह हुकूमत सिलेक्टिव लॉकडाउन की पॉलिसी पर गामजन है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए कि एक मरकजी दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है। यूं लग रहा है कि जैसे इलाका लॉकडाउन है, लेकिन बिल्कुल इसके साथ कुछ जगह छोड़ी गई है। यहां से जो आना चाहता है आ सकता है। ये गुजरगाह है। यही सिलेक्टिव लॉकडाउन है जो हमारे यहां जिस पॉलिसी को हुकूमत अपना रही है। यानी एक मरकजी दरवाजा तो लगाया गया है सिर्फ दिखाने के लिए कि इलाका लॉकडाउन है, लेकिन कुछ जगह छोड़ दी गई है जो शारा आम है हर खासो आम के लिए कि कोई भी आ सकता है। यही सिलेक्टिव लॉकडाउन है जिसका भाषण वज़ीर आज़म पाकिस्तान देते हैं और कुछ ऐसी ही अमलदारी हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जारी है। सबसे पहले लाहौर में किस तरह इस सिलेक्टिव लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है, जरा उसकी मिसाल आपके सामने रखते हैं। आपको पुलिस दिखाई दे रही है सड़कों के ऊपर, आपको कुछ रजाकार भी कहीं ना कहीं इक्का दुक्का दिखाई दे रहे होंगे। ये तो इस वक्त बिल्कुल सील्ड एरिया दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स यानी एक गली जिसे सील किया गया है। अब आप दूसरी राहदारी देखिए कि यहाँ से गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, मोटर बाइक्स भी आ सकती हैं। ये शरा हर खासो आम के लिए जारी है, यहाँ से कोई भी आ जा सकता है। यानी ये लॉकडाउन, इसको सिलेक्टिव लॉकडाउन कहते हैं। यानी गिने चुने लोग अभी भी आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जिसमें एक बैरियर तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, मोटरसाइकिल सवार भी आ रहे हैं, पैदल चलने वाले राहगीर भी यहाँ से गुजर रहे हैं। अब इस लॉकडाउन का फ़ायदा किसे हो रहा है कोई पता नहीं है। ये शहर लाहौर का सिलेक्टिव लॉकडाउन है।
अब लाहौर शहर से हटकर अब खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपको बताते हैं। वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है। देखिए कि इस सड़क पर किस तरह से इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल का मंजर पेश कर रही है। खारदार तारें भी लगी हुई हैं, पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बिल्कुल दूसरी तरफ दूसरी जानिब जो रास्ता है उसको ओपन रखा गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए कि एक जानिब से तो इस सड़क को क्लोज किया हुआ है, कॉर्डन ऑफ दिखाई दे रहा है, खारदार तारे हैं, पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी जानिब बिल्कुल शाहराम है, यहां से गाड़ियां भी आ सकती हैं, मोटर बाइक्स भी गुजरे, पैदल राहगीर भी गुजरना चाहते हैं तो बिल्कुल गुजर जाए। ये हुकूमत का सिलेक्टिव लॉकडाउन है। अब आपने खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखी है, आपको रावलपिंडी लिए चलते हैं, वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती बरसरे इक़्तिदार है। वहां पर क्या लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो सिरे से ना खारदार तारे हैं, ना पुलिस एहलकार मौजूद हैं, ना ही रजाकार मौजूद हैं, ना कोई टाइगर फोर्स का कोई टाइगर मौजूद है। तो ये जुड़वा शहरों की फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं, सूरत हाल आपके सामने है। अब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फुटेज आपको दिखाते हैं। ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फुटेज है। यहाँ बहुत सारे इलाके सील किए गए हैं बकौल हुकूमती एहलकारों के। कमिश्नर इस्लामाबाद भी यही कहते हैं, वहाँ पर भी सूरत हाल ये है, लेकिन असल में मामला क्या है ये आपके सामने है। यानी यहाँ पर भी कुछ जगह बज़ाहिर तो लॉकडाउन की गई हैं, सील की गई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो बिल्कुल ओपन है, जहाँ से हर कोई गुजर सकता है, हर खास आम के लिए ये शाराएँ खुली रखी गई हैं। ये है सिलेक्टिव लॉकडाउन, जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत काम कर रही है। यानी पंजाब के अंदर भी मामलात ऐसे ही हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अब इसी मामले को लेकर शहर कराची भी इस पर गामजन है। यानी सिंध हुकूमत जो पहले ऐलान कर चुकी है कि वफाकी दारुल हुकूमत जो राय पेश करेगा, जो वफाक की तरफ से स्ट्रैटेजी मुरतब की जाएगी, उस पर हम भी अमल करेंगे। कराची की सूरत हाल आप देख सकते हैं, कराची में भी सिलेक्टिव लॉकडाउन अब किया जा रहा है। आज शाम 7 बजे के बाद से वहाँ भी कुछ इलाकों में सिलेक्टिव लॉकडाउन हुआ है, कमिश्नर कराची कह चुके, और उसका मंजर क्या है वो भी आपके सामने है। मोटरसाइकिल सवार भी गुजर रहे हैं, कार सवार भी गुजर सकते हैं, राहगीर भी गुजर सकते हैं, जो जैसे चाहे अपना काम कर सकता है। कौन लॉकडाउन है, क्या लॉकडाउन करने की हिकमत अमली है, ये सब आपके सामने है। फिर टाइगर फोर्स के रजाकार कहाँ है, इस पर भी आगे चलकर बात करते हैं। बारकैफ ये तमाम तर मामलात आपके सामने, और दिखाने का मकसद ये था कि इस वक्त जो हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमारी पॉलिसीज़ को अक़वाम आलम भी फॉलो कर रही है, न्यूयॉर्क के गवर्नर भी फॉलो कर रहे हैं, तो शायद इस पॉलिसी को फॉलो करके तो किसी तरह से भी आप केसेस को कर्टेल नहीं कर सकते हैं। ना कोरोना के केसेस को कर्टेल कर सकते हैं, ना ही अमवात को कर्टेल किया जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन करने का असल मकसद और असल रूट तो ये है कि आप उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के बाद वहाँ पर टेस्टिंग करें, टेस्टिंग के बाद वहाँ पर ट्रीटमेंट पर फोकस किया जाए और फिर उनको आइसोलेट रखा जाए, यानी जो TTQ स्ट्रैटेजी है उस पर अमल किया जाए। अब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि टाइगर फोर्स के जो रजाकार हैं वो इलाकों में मौजूद होंगे, लॉकडाउन से मुतासरा इलाकों में अशियाए ज़रूरिया की फराहमी होगी, SOPs पर अमल दरामद बनाने के लिए टाइगर फोर्स बनाई गई। टाइगर फोर्स के क़याम के फैसले पर अवाम और संजीदा हल्कों की जानिब से सवालात उठाए गए, लेकिन हुकूमत ने हर बार इसका दिफा किया और टाइगर फोर्स का इंतज़ामिया को मुआविन करार दिया कि टाइगर फोर्स जो है वो इंतज़ामिया की मुआविन होगी। इस पर उस्मान डार साहब क्या कहते हैं, उसकी एक झलक भी आपको दिखा। अवाम के टैक्स का 1 रुपया भी टाइगर फोर्स के ना किसी टी-शर्ट्स पे, ना कैप्स पे, किसी सतह पे नहीं लगेगा। ये लोग अपना टाइम डोनेट कर रहे हैं, एक जज्बे के साथ अपना वक्त, कीमती वक्त कौम को दे रहे हैं, इसके एवज़ कोई मुआवजा नहीं ये लोग ले रहे। और इसमें बहुत प्रोफेशनल्स आए हैं। अगर आप इसके डाटा देखें, इसमें 50,000 के करीब तो इंजीनियर्स हैं, सिविल सोसाइटी के बेशुमार सिविल हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स आए हैं, 4 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो इस जज्बे की कोई कीमत नहीं है। अब टाइगर फोर्स बन गई, उन्हें कार्ड्स भी दे दिए गए। हुकूमत की तवक्को ये थी कि एक बेहतरीन रजाकार फोर्स साबित होगी, लेकिन इब्तदाई मरहले पर ही टाइगर फोर्स के हवाले से खदशात दुरुस्त साबित होना शुरू हो गए। आपको एक CCTV फुटेज दिखाते हैं आपकी टेलीविजन, एक फुटेज जिसमें देखा जा सकता है कि टाइगर फोर्स का नौजवान दुकानदार से भत्ता तलब कर रहा है, यानी टाइगर फोर्स भत्ता माफिया बनती जा रही है। इस केस की वीडियो बनी है, शहरियों ने भत्ताखोर टाइगर को पकड़ के पुलिस के हवाले भी किया है। आप देख सकते हैं कि ये टाइगर फोर्स का नौजवान है जो दुकानदार के पास जाता है, उससे भत्ता, ये वो नौजवान है जिसने टाइगर फोर्स की ये टोपी भी पहन रखी है, और इस रजाकार को अवाम ने पकड़ा भी है, हवाला पुलिस भी किया है। लेकिन सवाल एक बार फिर सर उठा रहा है कि क्या SOPs पर ज़िला इंतज़ामिया की बजाय टाइगर फोर्स का इस्तेमाल भत्ता कल्चर को फ़रोग़ नहीं दे रहा है? क्या हुकूमत टाइगर फोर्स के लिए भी कोई SOPs तैयार करेगी? एक बार फिर आपको ये फुटेज दिखाते हैं। इस फुटेज के अंदर टाइगर फोर्स का जो रजाकार है जिसने ये कैप पहन रखी है, ये दुकानदार के पास जाता है और उसको ये बताता है कि तुम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हो,
और जब वो रिक्वेस्ट करता है और मौदबाना लहजे के अंदर इल्तमास करता है कि भाई साहब मैंने दुकान इसलिए ओपन रखी है कि मैं अपना रोज़गार चलाना चाहता हूं, मैं अपने घर पे बच्चों के लिए कोई राशन लेकर जाना चाहता हूं, तो उसने उससे भत्ता वसूल किया और भत्ता वसूल करने के बाद ये साहब यहां पर बैठे हुए हैं जिसे हवाला पुलिस किया गया है। अब बहुत सारे सवालात यकीनन ये हैं कि टाइगर फोर्स की मॉनिटरिंग के लिए कोई फोर्स तश्कील दी जाएगी क्या, इन रजाकारों को भी मॉनिटर किया जाएगा, सवालात बहुत सारे हैं और यकीनन इन तमाम तर सवालात का जवाब अरबाब इख्तियार ही दे सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टाइगर तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त पंजाब हुकूमत सिलेक्टिव लॉकडाउन की पॉलिसी के ऊपर गामजन है और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के बकौल लाहौरी तो जाहिल हैं, उनको पता ही कुछ नहीं और उनकी वजह से कोरोना फैला है। आप ये फरमाइएगा हुजूर के टाइगर फोर्स के रजाकार कहाँ है जिन्होंने SOPs पर अमल दरामद कराना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मैं आपसे अर्ज ये करूंगा कि आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से जो चीज बात मंसूर की है उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं की थी। आप एक बड़े खूबसूरत बोलने वाले और शख्सी तौर पे भी बड़े खूबसूरत इंसान है, तो मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के हवाले से इस बयान को इन्वेस्टिगेट कर लें। अच्छा, टाइगर फोर्स के हवाले से मैं आपको अर्ज करूं, टाइगर नदीम कुरैशी साहब, फोर्स डॉक्टर यास्मीन राशिद के इस बयान का कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट करेंगे हम, क्या किस तरह इन्वेस्टिगेट करें? देखिए, मैं फिर इस पे दोबारा इसको देख लेंगे। मैं अब आपको टाइगर फोर्स के हवाले से अर्ज कर दूं कि टाइगर फोर्स बुनियादी तौर पर एक वॉलंटियर फोर्स है। दुनिया भर में रेहान साहब जब कोई एपिडेमिक सूरत होती है, जब कौमों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो ये रुझान इंटरनेशनल वर्ल्ड ने दिया। ये रजाकाराना फोर्स जो टाइगर फोर्स के नाम से जिसको कोशिश की जाती है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जाए, इस पे पॉइंट स्कोरिंग की जाए, इसको कोई गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई फंडिंग है, ना कोई इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट है। ये वॉलंटियर लोग हैं, इनको ऑर्गेनाइज करके कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के नदीम कुरैशी साहब, यही तो हम कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है तो ये टाइगर फोर्स के रजाकार भत्ता लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। सर, एक सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर है, रावलपिंडी का इलाका पिंडी घेप है, जहां पे एक रजाकार जो है वो दुकानदार के पास जाता है, उससे भत्ता वसूल करता हुआ वाज़े तौर पर देखा जा सकता है और हवाला पुलिस भी किया है लोगों ने पकड़कर उसको। देखिए, किसी जगह पर कोई अगर इस तरह का वाकया होता है तो हम उसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि उस शख्स को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बाकी मुल्क भर में, बिलखुसूस पंजाब भर में जितनी टाइगर फोर्स के नौजवान हैं उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू असाइनमेंट दी गई है। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसमें उस टाइगर फोर्स की टीम ने लोगों तक एक्सेस करना है, उन तक खुदा ना खास्ता किसी पैनिक सूरत हाल में राशन प्रोवाइड करना है। नदीम कुरैशी साहब, पहले तो मुझे आप ये बताएं ना कि स्मार्ट या सिलेक्टिव लॉकडाउन है क्या असल में? ये शायद हुकूमत समझाने में नाकाम दिखाई दे रही है, आवाम कैसे समझेंगी? ये सिलेक्टिव लॉकडाउन है क्या, हमें समझाएं ना। देखिए रेहान, मेरी बात अब आपने गौर से सुननी है। 24 न्यूज पूरी दुनिया में देखे जाने वाला पाकिस्तान का मकबूल तरीन चैनल है। लोग कहते हैं कि लॉकडाउन कर दिया जाए, आज 47 टेम्परेचर है। नहीं, मुझे सिर्फ सिलेक्टिव लॉकडाउन का मतलब समझाए नदीम कुरैशी साहब। मैं पहले आपको लॉकडाउन का मतलब समझाना चाहता हूं। जो लोगों का मुतालबा है, नहीं, लॉकडाउन तो वजीर आजम पाकिस्तान चाहते ही नहीं है ना, लॉकडाउन का मतलब ना समझाएं क्योंकि तो वजीर आजम पाकिस्तान के नजरियात के खिलाफ है लॉकडाउन। आप सिलेक्टिव लॉकडाउन का मतलब समझाएं नदीम कुरैशी साहब। उनके मिजाज के खिलाफ क्यों है, उनकी पॉलिसी के खिलाफ क्यों? अवाम की बेहतरी के लिए वजह देखिए, डेढ़ मरले के घर में 40-40 अफराद रहते हैं बात जगहों पर। आपकी 40% से ज्यादा आबादी गुर्बत से नीचे की जिंदगी बसर कर रही है। बड़े लॉकडाउन का 4 कनाल के घर वाले को फर्क नहीं पड़ेगा जो डेढ़ मरले के घर में। नदीम कुरैशी साहब, मैं बड़े लॉकडाउन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिलेक्टिव लॉकडाउन का मफहूम पूछ रहा हूं आपसे। सिलेक्टिव लॉकडाउन की तरफ आ जाते हैं। सिलेक्टिव लॉकडाउन का मतलब है कि जिन एरियाज में खुदा ना खास्ता केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, कोरोना पॉजिटिव के केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, हम उन एरियाज को लॉकडाउन करें। वहां के लोगों को कोशिश करें कि एक जगह पे मखसूस जगह पे रखा जाए, उनके एरिया से उनको बाहर ना निकलने दिया जाए, सिर्फ वहां से पेशेंट्स को शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल तक और बाकी लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रहे। लेकिन अगर आप मुझे बता सके कि ऐसा हो रहा है कहीं पर? जी बिल्कुल, मैं मुल्तान की आपको मिसाल देता हूं, मैं लाहौर के एरियाज की मिसाल दे रहा हूं। जिन एरियाज को चेक करके, जिन एरियाज की फिगर्स लेकर, जिनके स्टैटिस्टिक्स लेकर जिनको लॉकडाउन किया गया है, उन एरियाज में शहर के दीगर हिस्सों की निस्बत कंपैरेटिवली ज्यादा पेशेंट रिपोर्ट हुए। आप मुझे ये बताएं कि उन एरियाज को जिनको कॉर्डन ऑफ आपने किया, एक तो कॉर्डन ऑफ किया नहीं है वहां पे, दूसरा ये कि वहां ना तो टेस्टिंग हो रही है, ना ही वहां पर लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है, ना ही वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऊपर काम हो रहा है। यहां पर आप स्मार्ट लॉकडाउन कर लें, सिलेक्टिव कर लें, कंप्लीट लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, कोई भी लॉकडाउन कर लें, कामयाब नहीं हो सकता नदीम कुरैशी साहब। देखिए, मैं आपको कर करूं, दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमिक्स, दुनिया की बड़ी से बड़ी हेल्थ सिस्टम रखने वाली कंट्रीज
इस एपिडेमिक सूरत से उनका सिस्टम डिजास्टर कर गया। इमरान खान साहब को और उस्मान बुज़दार को पंजाब में आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए कोशिश की है कि लोगों को बचाया जा सके सूरत हाल से। आपके मीडिया ने एक रोल प्ले किया है। अब जहां तक स्मार्ट लॉकडाउन का ताल्लुक है, इसमें हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि पूरे शहर बंद करने की बजाय शहर के उस स्पेसिफिक एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाए जहां पर ये सूरत हाल बढ़ने का चांस है, जिससे पूरा शहर डैमेज हो सकता है। और फिर उससे क्या होगा नदीम कुरैशी साहब? जी, और फिर क्या होगा जब उस स्पेसिफिक एरिया को, उस हॉटस्पॉट को कॉर्डन ऑफ करेंगे तो क्या होगा? फिर कॉर्डन ऑफ करेंगे तो इसका मतलब है कि अगर जो वहां पर जो पेशेंट पॉजिटिव आएंगे उनको हॉस्पिटल में जो पेशेंट पॉजिटिव आएगा ये कैसे पता चलेगा कि कोई पेशेंट पॉजिटिव है? सर वहां से टेस्ट हो रहे हैं। वो टेस्ट नहीं हो रहे ना सर, यही तो मैं कह रहा हूं, मेरी अर्ज सुन लेना, मैं यही तो कह रहा हूं कि वहां टेस्ट नहीं हो रहे हैं, वहां पे लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है, वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे काम नहीं हो रहा है। एक बात बता, ऐसा नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, उनको आपको रिव्यू करने की जरूरत है। लॉकडाउन वो सिलेक्टिव एरियाज हो रहे हैं जहां से केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर केस रिपोर्ट नहीं हो रहा तो फिर कौन होता है शख्स ये सिलेक्शन करने वाला कि शहर की किस में अपने लॉकडाउन करना है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपका। नदीम कुरैशी, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू आपने सुनी। आप स्मार्ट लॉकडाउन कर लें, सिलेक्टिव लॉकडाउन का नाम दे दें, उस लॉकडाउन का तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक उसकी असल रूह के मुताबिक इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, जब तक टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और क्वारंटाइन की स्ट्रैटेजी के ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। अब कुछ बात करते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अपने ज़राए आमदन, रकम की बैरून मुल्क मुंतकली और पाकिस्तान और बरतानिया में अपना टैक्स रिकॉर्ड बतौर मनी ट्रेल पेश कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें वीजा जारी करने से पहले भी हिरासा किया गया और कम मुद्दत का वीजा जारी करने का मकसद भी हिरासा करना था, जबकि लंदन में उनके बेटे को भी हिरासा किया गया। उन्होंने कहा है कि एफबीआर ने रिकॉर्ड के हुसूल में ताउन की बजाय तज़हीक आमेज रवैया अपनाया और एक दफ्तर से दूसरे के चक्कर लगवाए गए। आज सुप्रीम कोर्ट में अपने वीडियो बयान जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ने कहा है कि मैंने अपने खाविंद से कहा कि मुझसे क्यों नहीं पूछा जा रहा। मेरे खाविंद ने कहा कि रेफरेंस मेरे मुतालिक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त था, मेरे वालिद करीबुल मर्ग हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया कि मेरी शादी 25 दिसंबर 1980 को हुई। उन्होंने अदालत को अपना नाम बताते हुए बर्थ सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड भी दिखाया। उन्होंने कहा कि 1983 में मुझे नहीं मालूम था कि 21 साल बाद लंदन में जायदाद खरीदूंगी। शादी के 21 साल बाद मैंने लंदन में जायदाद खरीदी। मेरा कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड 2003 में बना। इस वक्त मेरे खाविंद जज नहीं थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के मुताबिक उन्होंने अपना पहला शनाख्ती कार्ड जायदुल मियाद होने पर दूसरा कार्ड बनवाया। मेरा नाम शनाख्ती कार्ड पर सरीना ईसा है। मेरी वालदा स्पेनिश हैं, मेरे पास स्पेनिश पासपोर्ट है। उन्होंने ये भी कहा, इल्ज़ाम लगाया कि मैंने जज के ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया है। जब मेरे खाविंद वकील थे तो मुझे पाकिस्तान का 5 साल का वीज़ा जारी हुआ। काजी फाइज ईसा की अहलिया और अदालत में अपना मौक़िफ़ देते हुए आबदीदा हो गई। उन्होंने कहा कि 5 साल का वीज़ा उस वक्त मिला जब मेरे खाविंद जज नहीं थे। मेरा वीज़ा ख़त्म हुआ तो नए वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। दूसरा वीज़ा जब जारी हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी 2020 में मुझे सिर्फ 1 साल का वीज़ा जारी हुआ। ये वीज़ा जारी करने से पहले हिरासा भी किया गया। हिरासा करने के लिए कम मुद्दत का वीज़ा जारी हुआ। अदालत में बयान के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा केस बनाया गया जिसमें मैं मास्टरमाइंड क्रिमिनल हूं, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मैं एफबीआर गई, मुझे कई घंटे इंतजार कराया गया, एक बंदे से दूसरे बंदे के पास भेजा गया और इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि 2,36,000 पाउंड से 2013 में तीसरी जायदाद खरीदी, 2,70,000 पाउंड से प्रॉपर्टी अपने और अपनी बेटी के नाम खरीदी। ये प्रॉपर्टी मेरे खाविंद की नहीं है, मेरे और मेरी बेटी के नाम है। 2 जायदादें किराए पर दे दी गई हैं, तीसरी प्रॉपर्टी में मेरा बेटा रहता है। इस मामले पर मेरे बेटे को इंग्लैंड में हिरासा किया गया है। अहलिया ने एफबीआर की बहुत शिकायत की है, जिस पर फरूख नसीम ने कहा है कि एफबीआर ने ज्यादती की तो बराह रास्त शिकायत वजीर आजम के पास जाएगी। अदालत ने अहलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा के 2018 के टैक्स गोशवारों का रिकॉर्ड सील लिफाफे में तलब कर लिया है और केस की समाअत जुमा 19 जून तक मुलतवी कर दी गई है। अब ये केस क्या रुख इख्तियार करता है, इसके क्या नताइज बरामद होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंडिया चाइना तनाज़े पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी के बाद दोनों ममालिक मामले को खुशउस्लूबी के साथ तय करने पर मुत्तफक हो गए हैं। 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद जहां भारत को बैरूनी महाज पर सुबकी उठाना पड़ी है, वहीं मुल्क के अंदर भी हुकूमत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। भारतीय सरकार से सवालात पूछे जा रहे हैं कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लड़ाई की वजूहात क्या थी।
क्या भारतीय फौज की गलती के बायस इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा? ना गोली चली और ना ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सिर्फ हाथापाई के दौरान ही फौजी जवान क्यों मारे गए? क्या भारतीय फौज की जिस्मानी हालत दुरुस्त थी? भारतीय हुकूमत के मुताबिक ज्यादा जवान सर्दी की वजह से हलाक हुए। ये सवाल तो भारतीय अवाम मोदी सरकार से पूछ रही है, लेकिन ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय फौजियों की हलाकत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनसे सवाल किया है कि आखिर वो खामोश क्यों हैं और क्यों छुप रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर राहुल गांधी ने लिखा है कि बस बहुत हो गया, बताया जाए कि क्या हो रहा है। वजीर आजम क्यों खामोश हैं? चीन ने भारतीय फौजियों को कैसे मारा और उसकी हिम्मत कैसी हुई हमारी सरजमीन लेने की? राहुल गांधी के सवाल पर नरेंद्र मोदी भी हैं। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं। अब चीनी अफवाज के रद्दअमल के बाद नरेंद्र मोदी का चेहरा उतरा हुआ लहजे में ठहराव और रिवायती जो शीला अंदाज मान सा दिखाई दे रहा है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो अपने हर खिताब का आगाज पाकिस्तान से नफरत के इजहार से करता है, जिन्होंने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करके अपने 2 तैयारे और पायलट्स का नुकसान करा दिया था। ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्हें अपने 56 इंच के सीने पर नाज था, लेकिन LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी रद्दअमल के बाद यूं महसूस होता है गोया उनका सीना सुकड़ गया है, उनकी जुबान खुश्क हो गई है, उन्हें अपना हलक तर करने को कोई भी बयान और नारा मुयस्सर नहीं। अब वो 56 इंच का सीना कहाँ है, ये सवाल किया जा रहा है। इस सारे अरसे के दौरान भारतीय मीडिया का किरदार भी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। भारतीय मीडिया पर इल्जाम आयद किया जाता है कि वो नरेंद्र मोदी की हिमायत में जमीनो आसमान एक करता है, जमीनो आसमान के कलाबे मिलाता है। भारत के ऑपोजिशन लीडर्स और गैर जानिबदार सहाफियों ने मीडिया मोदी गठजोड़ पर सवालात उठाए हैं। शायद ये उसी गठजोड़ का नतीजा था कि भारतीय क़यादत से फौजियों की हलाकत पर सवालात करने की बजाय भारत फौज को ही गलत करार दिया गया। चीनी हमले के वक्त भारतीय फौज की गफलत पर सवाल पूछे जाने लगे। अब यही नहीं, फौजियों की हलाकत के बाद जब भारतीय क़यादत से सवालात उठाए जाने लगे तो बीजेपी की मीडिया टीम एक्टिव हो गई। उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए चीनी फौजियों के जाली नाम मीडिया चैनल्स को भिजवाए ताकि आवाम में मोदी सरकार की बहादुरी के किस्से बयान किए जाए। अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एक फुटेज देख रहे हैं। अब एक टॉक शो के दौरान की एक फुटेज आपको दिखाते हैं जिसमें मेज़बान भारतीय हुकूमत को खिराज तहसीन पेश कर रहा है। अभी आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें। न्यूज़ एंकर अपनी गुफ्तगू के दौरान चीनी फौजियों की हलाकत पर बात करता है और साथ ही मरने वाले फौजियों के फॉरवर्ड व्हाट्सएप पैगाम से पढ़कर आवाम को सुना रहा है। अब आपको इस साउंड बाइट सुनवाते हैं कि असल में एंकर क्या कहना चाह रहा है। who actually gave it back in good measure. That is what the Prime Minister said in his statement, and the Prime Minister clearly knew India has been restrained. India did not announce this. They left it to China to announce. Xiao Brigade, that's one name. Meng Jiang, captain of the Shanghai Brigade. Kui Kang, captain of the Shanghai Brigade. Huang Mu, first lieutenant. Zhongwei Brigade. Peng Guiwing, first lieutenant. Zhongwei. Song Zan, first lieutenant of the Zhongwei. Liang Yan, first lieutenant of the Zhongwei Brigade. Shaoxia, Sergeant Major Yi Jun Shi Sheng Brigade. And then Wu Tao Yi Kong He, Yes. Zi Yong, Feng Jin, Gu Kang, Tan Feng, Zhu Qin, Ren Lu Yin, Tian Zi, Du Min, Zong Guing, He Huang, Gao Yang, all the names given here in this list by Global Times are clearly talking about very, very senior, 3 officer levels, major, 2 captains, 1 sergeant major, and at least 4 first lieutenants who have... मामलात यही खत्म नहीं होते। यूनियन मिनिस्टर रामदास ने फौजियों की हलाकतों पर बायकॉट चाइना मुहिम शुरू कर दी है। पब्लिक टीवी, NDTV, इंडिया टुडे और दीगर मीडिया चैनल्स भी हुकूमती मुहिम में कूद पड़े हैं। उन्होंने जोरों शोर से भारतीय अवाम की जहन साजी शुरू कर दी है। भारतीय अवाम मीडिया प्रोपेगेंडा का शिकार होकर साजो सामान जला रहे हैं, तोड़े जाने लगे हैं, मसनूआत जलाई जाने लगी हैं। इस वक्त भारतीय अवाम का रद्द-ए-अमल आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। लेकिन हम आपको तस्वीर का एक और रुख भी दिखाते हैं। आप रिपब्लिक टीवी का बायकॉट चाइना प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस प्रोग्राम का स्पॉन्सर चीनी मोबाइल कंपनी कर रही है। यानी स्पॉन्सर्ड है ये चीनी सेलुलर कंपनी की जानिब से। यहाँ तक कि NDTV के प्रोग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चीनी कंपनीज की जानिब से इश्तिहारात दिए गए हैं। ये तो था भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल और दरअसल चेहरा। लेकिन अब हम आपको भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक रुख बताते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म के इक़्तिदार के 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 6 सालों के दौरान चीनी और भारतीय सरबराहान ममलकत 13 मरतबा मिल चुके हैं। इन 6 बरसों के दौरान चीनी कंपनीज ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की
इस पे पेटीएम है, ज़मानो है और मिनी बाजार समेत 80% स्टार्टअप्स पर चीन की शराकतदारी है। इसको चीनी कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी ने बाहर में डिजिटल रैली का इनेकाद किया। इस दौरान हुकूमत की जानिब से 15,000 जदीद टीवी सेट्स बाहर भिजवाए गए। हैरान को नंबर यह है कि ये 75,000 टीवी सेट्स भी चीन से ही दरामद किए गए थे। ये इंपोर्ट भी चाइना से हुई थी। भारतीय हुकूमत अवाम और बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह तस्वीर का रुख दिखा रही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पुलवामा ड्रामा है या ओड़ी और सीना जोरी है, जाली सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर मकबूजा वादी में निहत्ते कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम हो, नरेंद्र मोदी का नाम एक फाशिस्ट और नाजी नजरियात के हामिल सरबराह ममलिकत के तौर पर ही याद रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी नेपाल के साथ पंजा लड़ाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान को भी गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं। चीन के साथ भी सींग फंसाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को LOC पर सरप्राइज दिया, चीन ने भी आंखें दिखा दी। नेपाल भी तैयार बैठा है। सवाल पर सवाल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब मुल्क के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। आलमी बरादरी भी हैरत ज़दा है, बरता हैरत में है। चीन के मामले पर भारतीय हुकूमत ने फौजियों की हलाकत पर वावेला करने की कोशिश भी की, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब अक़वाम आलम कोरोना वबा से लड़ने में मसरूफ़ हैं, पूरी दुनिया को अपनी मईशत की फिक्र लाहक है, भारतीय वज़ीर आज़म का प्रोपेगेंडा भी बेकार हो गया है। यही वजह है कि भारतीय सरकार को चीन के सामने घुटने टेकना पड़े हैं। वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म सारी दुनिया को पिंजरे में कैद कश्मीरी अवाम जैसा समझते हैं। अब वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म सारी दुनिया को पिंजरे में कैद कश्मीरी अवाम जैसा समझते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि ज़मीन गर्दिश में रहती है और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि वज़ीर आला आमिर हैं या वज़ीर आज़म आमरीत की डगर पर चल पड़े हैं। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा कराची और अंदरून सिंध हमेशा नए सवालात और बहस व मुबाहिसे को जन्म देता रहा है। माजी में भी वज़ीर आज़म जब कराची गए उन्होंने सूबाई हुकूमत पर तनकीद की, जिसके जवाब में पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया गया। बुध को वज़ीर आज़म कराची और लाड़काना के दौरे पर गए। कारोबारी अफराद, पार्टी कारकुनान, इत्तेहादी कायदीन और सहाफ़ियों से मिले। ये दौरा कोरोना क्राइसिस के दौरान खासी अहमियत का हामिल था। तवक्को जारी थी कि इस दौरे से कोरोना वबा के खात्मे के लिए कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा, एक नेशनल कंसेंसस डेवलप होगा, वफाक और सिंध एक सफ़े पर आ बैठेंगे, इख्तलाफात को भुलाकर कौम के लिए दोनों एक पेज पर नजर आएंगे। लेकिन सब कुछ इसके बरक्स हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल सूबाई बजट पेश किया। जिस वक्त उनकी तकरीर जारी थी, ऐन उसी लम्हे वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ लाड़काना बल्कि कराची में भी सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत पर लफ्ज़ी गोलाबारी की। वज़ीर आज़म के लहजे से महसूस हो रहा था कि उनके पार्टी अहदेदारान ने अच्छी तरह से उन्हें ब्रीफ किया हुआ है। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने NFC अवार्ड पर सवाल उठाए। उन्होंने 18वीं तरमीम को भी नाकाबिल अमल करार दिया। उन्होंने इस कदर कड़ी तनकीद की कि वज़राए आला को आमिर तक कह गए। उन्होंने कहा कि मैं इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली का हामी हूँ। वज़ीर आज़म की जानिब से बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल ना करने पर भी सवाल उठाया। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कोई भी दुनिया के अच्छे गवर्नेंस के मॉडल्स ले लें, मसलन आप स्विट्ज़रलैंड का बेहतरीन समझा जाता है। वो छोटा सा स्विट्ज़रलैंड के अंदर 25 कैंटोन हैं, मसलन ऑलमोस्ट सूबे की हैसियत, बिल्कुल अपने फ़ैसले वो करते हैं, इख्तियारात उनके पास हैं। वो टैक्स कलेक्शन अपनी इकट्ठी करके तो वो फिर सेंटर को पहुँचाते हैं और वो बड़ा कामयाब मॉडल है। वो कामयाब मॉडल हमेशा होगा जितनी आप गवर्नेंस आवाम के पास ले जाएंगे उतना आवाम बेहतर फ़ैसले करती है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जितनी आप सेंट्रलाइज रखेंगे, आवाम से दूर फैसले रखेंगे, वो फैसले गलत होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर पंजाब में भी बल्दियाती निज़ाम लाने की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत सूबे के 24 महकमों का इख्तियार ज़िले, तहसील और विलेज काउंसिल को दिया गया, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ था। तो 6 महकमों का इख्तियार दोबारा से सूबाई हुकूमतों को दे दिया गया। बल्दियाती हुकूमतों के 4 साल मुकम्मल हुए तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की गई और मकामी हुकूमतों को सिर्फ 9 महकमे दिए गए। इसके लिए हुकूमत ने 46 अरब रुपए मख्तस किए, लेकिन इंतखाबात ना होने के बायस ये खतीर रकम भी ज़ाया हो गई, ये फंड्स लैप्स हो गए। अब खैबर पख्तूनख्वा में निज़ाम फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ, लेकिन इसी निज़ाम को पंजाब में राइज करने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली की बजाय इक़्तिदार अपने हाथ में रखना चाहते हैं? क्या वज़राए आला को आमिर कहने वाले वज़ीर आज़म खुद आमिराना रविश इख्तियार कर रहे हैं? क्या 18वीं तरमीम ही हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है?
क्या वजीर आजम को गवर्नर राज और सदारती निजाम के मशवरे दिए जा रहे हैं? वजीर आजम के रुफका 18वीं तरमीम से क्या गिले करते हैं, उन्हें 18वीं तरमीम से क्या गिले शिकवे हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। देखिए, 18वीं तरमीम एक पेशरफ्त थी, उसमें कई बहुत उम्दा चीजें हुई हैं और मैं उनको आज भी ओन करता हूँ। देखिए, एक हमारे यहाँ छोटे सूबों में एक एहसास महरूमी था, एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का एक मसला अरसा दराज से चला आ रहा था। 18वीं तरमीम ने उसको एड्रेस किया। मेरी कल भी ये राय थी, मेरी आज भी ये राय है। अब 18वीं तरमीम को उसके निफाज को 10 साल हो गए हैं, हमने उसकी ऑपरेशन को देखा है 10 साल। हम ये कह रहे हैं कि इन 10 सालों के तजर्बात को सामने रखते हुए आए, मिल बैठे और देखें बेहतरी क्या की जा सकती है। ये जो तासुर दिया जा रहा है ना सियासी मकासद के लिए कि 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जा रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से उन दोस्तों को, पीपल्स पार्टी के दोस्तों को कह रहा हूं, 18वीं तरमीम को कोई नहीं छेड़ रहा। 18वीं तरमीम की ब्लैकमेलिंग और ड्रामेबाजी पे मैं आने वाला नहीं, ये मेरा पर्सनल स्टांस था, है और ये रहेगा। हुकूमत की जानिब से 18वीं तरमीम पर सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम को अपनी कामयाबी और सूबों की खुदमुख्तारी का रास्ता करार देती है, हुकूमत के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का इरादा रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत माजी में भी वाशगाफ अल्फाज में 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ को और जमहूरी अमल सबूताज करने के मुतरादिफ करार देती रही है, लेकिन हुकूमत के लिए 18वीं तब्दीली किस कदर मुश्किल साबित हो सकती है, ये भी एक सवाल है। इनको सिर्फ तकलीफ हमारी 18वीं तरमीम की है और प्रेशर मुझ पर डाल रहे हैं। हालांकि मैं इनको समझा रहा हूँ कि अगर मैं अकेला मान भी जाऊँ आपकी बात तो पार्टी नहीं मानेगी, लोग नहीं मानेंगे। हम अपने असूली मौक़िफ़ को नहीं बदलेंगे, हम 18वीं तरमीम में अपने स्टांस को नहीं बदलेंगे, हम सदारती निज़ाम पे अपना स्टांस नहीं बदलेंगे, हम जमहूरियत पे अपना स्टांस नहीं बदलेंगे। आपने करना है, करे जो आपने। एक साजिश चल रही है कि 18वीं तरमीम के ज़रिए से जो सूबाई खुदमुख्तारी सूबों को दी गई है, उसको वफाक के अंदर जो माइंडसेट है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और हीले बहानों से उसको रोल बैक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पीपल्स पार्टी यकीनन 18वीं तरमीम को अपनी बड़ी कामयाबी समझती है, मगर नून लीग भी इस तरमीम पर लचक दिखाने को तैयार नहीं है। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्वीट की और वफाक और उसकी अकाइयों के दरमियान वसाइल की तकसीम के समझ ना रखने वाले शख्स मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, ऐसा अपनी ट्वीट में कहा। पाकिस्तान का फेडरलिज्म किस तरह काम करता है, मौसूफ इससे कतई नाबल्द है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि वज़ीर आज़म को 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर सवालात दौरे सिंध के बाद ही क्यों याद आते हैं? क्या वबाई सूरत हाल के दौरान वफाक और सूबे महाजराई की मुतहम्मिल हो सकते हैं? वज़ीर आज़म को सिंध में बल्दियाती निज़ाम पर एतराज़ है, वो 2 सालों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपना मुजव्वज़ा निज़ाम राइज क्यों नहीं कर सके हैं? 2 साल गुजरने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा सके? क्या वज़ीर आज़म के बयानात उनकी सिंध में मौजूद पार्टी ओहदेदारान की ब्रीफिंग के बरहूने मिन्नत हैं? बहरहाल इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि वज़ीर आज़म इख्तलाफात की बजाय वफाक और सूबों में हम आहंगी पैदा करें, वफाक और सूबों को सेम पेज पर लाएं। ये बात दुरुस्त है कि बल्दियाती निज़ाम मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है, ये भी माना जाता है कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली फेडरेशन की मजबूती का बायस, मगर ये तमाम बातें सियासी बयानबाजी की बजाय बाहमी मुशावरत के साथ भी तय की जा सकती हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।